प्रिय छात्रों, कक्षा 12 विषय गणित में हम लोग डिटर्मिनेंट अर्थात सारणी का अध्ययन कर रहे थे। आज हम प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 के पहले क्वेश्चन को बताएंगे। इस क्वेश्चन को इसलिए बताना है क्योंकि इसमें एक रेखा का समीकरण पूछा जाता है ज्ञात करने के लिए, और इस रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए आपको डिटर्मिनेंट्स का प्रयोग करना होता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, इसे हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले तो यह दिया है, क्या कह रहा है कि सारणिकों का प्रयोग करके एक निर्देशांक दिया है बिंदु का, जो कि क्या है भाई 1, 2 है, और फिर और दिया है एक और निर्देशांक, क्या दिया है 3 और 6 है। कह रहा है को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है इसका समीकरण आपको ज्ञात करना है। ये दो बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि इस पर एक और बिंदु हम मान लेते हैं, और वो क्या है, जो है उस बिंदु का निर्देशांक मान लेंगे कि x और y है। और जब आप इस पर एक और बिंदु का निर्देशांक मान लेंगे कि x और y है, तो उस स्थिति में ये तीन बिंदुएं एक ही रेखा में हो जाएंगी। और जब तीन बिंदुएं एक रेखा में हो तो उस स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होता है। तो जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आएगा तो हम इन बिंदुओं को डिटरमिनेंट्स के रूप में लिखेंगे क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, और उसका क्षेत्रफल हम क्या कर देंगे 0 ज्ञात कर लेंगे, मतलब 0 रख देंगे। और तब उस डिटरमिनेंट्स को जब सॉल्व करेंगे तो हमें इस रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो आइए हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या करेंगे भाई कि इसमें हम, आप जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है भाई। त्रिभुज, यहाँ हम पहले बता देते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल को हम किस तरह से सारणी के रूप में लिखते हैं। तो 1/2 और सारणी में x, यहाँ पर लिखा था हमने x1 y1 सॉरी x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 ऐसे लिखा था हमने। तो हम इसको भी हम क्या करेंगे, जैसे यह मान लीजिए कि x1 है, फिर x1 y1 x2 y2 x3 y3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे। तो यह हो गया x1 y1, देख लीजिए x1 y1 x2 y2 x3 y3 ऐसे हो गया। तो हम इसको जो है डिटरमिनेंट्स के रूप में लिखेंगे 1/2, और ये हो गया x1 x हो गया, फिर क्या हो गया 1, और फिर क्या हो गया 3, फिर x2, देखिए तो यहाँ पर अब यहाँ पर x1 x2 x3 आपने लिख दिया। देखिए x1 x2 x3। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर y1, तो y1 की जगह क्या है y2 कितना है 2, और y3 कितना है भाई 6, और फिर लास्ट में तो 1 1 1 लिखना है। और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या दे दिया है, दिया नहीं है, बल्कि यह एक ही बिंदु पर आपने इन तीनों बिंदुओं को मान लिया है कि ये तीसरा बिंदु इसी रेखा पर है। तो उस स्थिति में इन तीनों बिंदुओं के द्वारा जो त्रिभुज का क्षेत्रफल बनेगा वह क्या होगा, 0 होगा। तो उस स्थिति में हम इसको 0 लिख देंगे। अब ये जो वैल्यू इधर जाएगी तो क्या हो गया, 0 हो जाएगा। तो हमें क्या मिल गया, इसको मैं अब यहाँ से मिटा भी दूँ, या आप एक स्टेप यहाँ पर लिखेंगे कि डिटर्मिनेंट x y 1, ये हो गया 1 2 1, और ये 3 6 1, ये बराबर हो गया फिर 0, क्योंकि ये इधर जाएगा तो 0 हो गया। अब आप इसका प्रसार करते हैं, तो प्रसार कर दीजिए। x की वैल्यू हम रखेंगे तो ये इधर पंक्ति और इसके कॉलम को छोड़ेंगे, तो ये हो जाए कितना 2 × 1 यानी 2, और -1 × 6 यानी 6 हो जाएगा। और फिर -y × तो इसके पंक्ति और इसके कॉलम को छोड़ेंगे तो 1 × 1 और -1 × 3 करेंगे तो 3 हो जाएगा। और फिर +1 × इसके पंक्ति और इसके कॉलम को छोड़ेंगे तो 6 × 1 6, और -3 × 2 6 हो जाएगा, बराबर क्या हो गया 0। अब थोड़ा सा और सॉल्व कर दीजिए इसको, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 2 - 6, तो बराबर क्या बचा -4, तो ये हो गया -4।
इंटू एक्स होगा तो एक्स लिख दिया हमने, -4 इंटू एक्स, और फिर माइनस हो गया, देखिए -2 बचेगा और -2 और मिलके माइनस, ये क्या होगा +2y हो जाएगा, +2y, और यहाँ पर +1 इंटू क्या हो गया 0 बराबर हो गया 0। अब क्या मिला, यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या कि ये तो 1 इंटू 0 0 हो गया, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आया यह -4x और +2y बराबर क्या हो गया 0। तो यहाँ से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसमें हम माइनस का गुणा करा दे दोनों पक्षों में, तो क्या हो जाएगा 4x - 2y बराबर क्या हो गया 0। और ये इसका क्या है, या आप इसमें चाहें तो एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं कि 2 को कॉमन ले लीजिए, तो 2 को कॉमन लेंगे या 2 से दोनों पक्षों में भाग दे दीजिए तो भी क्या हो गया 2x - y बराबर क्या हो गया 0। और ये एक ऐसा समीकरण है जो एक रेखा के समीकरण को क्या करता है, व्यक्त करता है। तो यहाँ से हमने 2 से दोनों पक्षों में भाग दे दिया है, तो 2x और -y बराबर क्या हो गया 0, यहाँ माइनस से दोनों पक्षों में भाग दे दिया है, तो यह हो जाएगा 4x और यहाँ पर होगा -2y बराबर 0। तो ये एक जो है समीकरण हमें मिला, और ये जो समीकरण है वह उस रेखा का समीकरण है जो इन दो बिंदुओं से होकर जाती है। और इसको हम किसके आधार पर सिद्ध किए हैं, डिटरमिनेंट्स के आधार पर सिद्ध किए हैं। यानी कहने का मतलब है कि हम डिटरमिनेंट्स की सहायता से भी दिए गए दो बिंदु अगर हैं तो उन दो बिंदुओं से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। और इसके लिए मैंने बताया कि उस रेखा पर एक बिंदु x और y लीजिएगा, और जब उस बिंदु को आप उस रेखा पर लेंगे तो उस स्थिति में जो त्रिभुज बनेगा वह उसका क्षेत्रफल क्या होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, आप इसका क्वेश्चन नंबर 4 का पहला हमने बता ही दिया, इसी तरह के सेम टू सेम है इसका दूसरा लगाइएगा। ठीक है, तो अब इसमें के क्वेश्चनों को आप सॉल्व करेंगे। अब मैं यहाँ पर जो है आपको बताने जा रहा हूँ इसका नेक्स्ट टॉपिक्स क्या है। ठीक है ना, इसका अगला टॉपिक्स है, देखिए इसका नेक्स्ट टॉपिक्स कह रहा है कि उप सारणिक और सहखंड क्या होता है। उप सारणिक, उप सारणिक और सहखंड, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं माइनर एंड कोफैक्टर। अब इस चीज को हम समझें कि माइनर एंड कोफैक्टर है क्या। ठीक है, यानी उपसारणिक और सहखंड क्या होता है। इसके लिए मैं यहां पर आपको ये जो है उपसारणिक और सहखंड क्या होता है, इसके लिए मैं एक डिटरमिनेंट्स ए की वैल्यू लेता हूं। मान लीजिए कोई एक डिटरमिनेंट्स ए हमने लिया जिसके जो अवयव हैं वो हमने मान लिया कि A11, A12, A13 ऐसे हैं, फिर A21, A22, A23 और A31, A32 और A33। ये हमने एक डिटरमिनेंट्स को लिया है, जो कि यहाँ पर ये जो डिटरमिनेंट्स हमने लिया है वह 3x3 क्रम का है। अब इस डिटरमिनेंट्स में हमें उपसारणिक और सहखंड ज्ञात करना है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि जो उपसारणिक या सहखंड हम ज्ञात करते हैं वह किसी सारणी के अवयवों के सापेक्ष ज्ञात किया जाता है। माने किसी सारणी का कोई भी अवयव अगर आप देखेंगे तो उस अवयव का ही हम उपसारणिक और सहखंड लिखते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? मैं क्या कह रहा हूं, मैंने कहा कि अगर कोई भी सारणी आपको दिखे या मिलती है तो उस सारणी के जो ये अवयव हैं इन अवयवों का ही हम उपसारणिक और सहखंड ज्ञात करते हैं। ठीक, अब देखिए मान लीजिए कि हम इस सारणी की
ये जो अवयव है इसका हम उप सारणी लिखते हैं, यानी अवयव A11 का उप सारणिक क्या होगा? तो इस अवयव A11 का मतलब हुआ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का ये जो अवयव है इसका उप सारणिक क्या होगा। तो यहाँ पर इस अवयव का जो उप सारणिक है वह हम कैसे लिखते हैं? तो इसके पंक्ति को और इसके कॉलम को छोड़ देते हैं और इसके बाद जो सारणिक बनती है वह इस अवयव का उप सारणिक कहलाता है। तो A11 का उप सारणिक क्या होगा? इसके पंक्ति और इसके कॉलम को छोड़ दीजिए, इसके बाद शेष जो बचे हुए अवयव हैं उनका डिटर्मिनेंट, अर्थात देखिए कौन कौन है डिटर्मिनेंट में, कौन है? A22, A23 और फिर क्या होगा? A32 और A33। ये देखिए क्या मिला हमें, इस सारणी के ये जो अवयव A11 है इसका उप सारणी A22, A23, A32 और A33 है। अगर मान लीजिए कि आप इसका ज्ञात करना चाहते हैं, A12 का उप सारणी क्या होगा? A12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का उप सारणिक आपको लिखना है। तो यहाँ देखिए यहाँ इसको लिखना है हमें, तो इसके पंक्ति को और इसके कॉलम को हम छोड़ दें, यानी ये पंक्ति और कॉलम छोड़ दीजिए, तो जो बचे हुए अवयव हैं उन्हीं को हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट्स के रूप में। तो यहाँ पर इसके अवयव कौन कौन है? इसके पंक्ति को इसके कॉलम को छोड़ दीजिए, तो A21, A23 और फिर A31 और A33 बचेगा, यही बचा हुआ है। इसी प्रकार अगर मान लीजिए कि हम इसका लिखना चाहते हैं, A13 का उप सारणिक, तो क्या होगा? फिर से वही प्रक्रिया, इसके पंक्ति और इसके कॉलम को छोड़ दीजिए, तो ये देखिए बचा हुआ है अवयव, और इस अवयव का डिटर्मिनेंट्स इस अवयव का जो है उप सारणिक कहलाएगा। यानी क्या किया हमने, यहाँ पर ऐसे सारणी बना लेंगे, A21, A22 और फिर A31 और A32, ये इसका उप सारणिक हो गया। इसी तरह से आप किसी का भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं इसका लिखना चाहता हूँ, इसी तरह से आप इसका लिख सकते हैं, इसका लिख सकते हैं, इसका प्रत्येक का। कैसे? जैसे मान लीजिए मैं इसका लिखना चाहता हूँ, A22 का उप सारणिक क्या होगा? उप सारणिक, तो देखिए इस अवयव का आप लिख रहे हैं, ये अवयव कहाँ पर स्थित है सारणी में? तो ये दूसरे पंक्ति और दूसरे कॉलम में स्थित है, यानी सेकंड रो सेकंड कॉलम का अवयव है। तो यहाँ पर सेकंड रो और सेकंड कॉलम को छोड़ दीजिए, तो ये देखिए ये छूट जाएगा और ये छूट जाएगा, तो बचेगा A11, A11, A13, ठीक है, और फिर क्या बचा? A31, A31 और A33, ये हमने इसका उप सारणिक लिख दिया। अगर मान लीजिए आप इसका लिखना चाहते हैं, A33 का उप सारणिक क्या होगा? तो देखिए इसके लिए भी क्या करना है आपको, इस पंक्ति यानी ये कौन सा अवयव है, कहाँ पर है? तो ये थर्ड रो थर्ड कॉलम का अवयव है, यानी थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो इसके पंक्ति और इसके कॉलम को छोड़ दीजिए, तो शेष बचा हुआ यही है। और ये क्या है भाई? जो ये बचे हुए अवयव हैं हम इनको क्या कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे A11, A13 और सॉरी A11, A12 होगा, और फिर देखिए इसको छोड़ दिया हमने, इसको छोड़ दिया, तो A11, A12, A21 और A22 होगा। बस ये इसका उप सारणिक हमने लिख दिया। अब देखिए ये था किसी दिए गए सारणी के किसी भी एक अवयव का उप सारणिक कैसे लिखते हैं। तो किसी दिए हुए सारणी का हम उप सारणिक इस तरीके से लिखते हैं। अब बात करें हम
किसी दिए हुए सारणी का सहखंड कैसे लिखते हैं, यानी कोफैक्टर कैसे लिखते हैं। तो जरा हम कोफैक्टर लिखने का तरीका बताएं। तो देखिए, पहला काम जैसा ये उपसारणिक हम लिखते हैं इसी तरह का करते हैं, लेकिन अब इसका जो उपसारणिक होगा वह उचित चिन्ह सहित आ जाएगा। जैसे हम इसका एक, अभी इसको मैं मिटा देता हूं और फिर एक उदाहरण के माध्यम से हम इसका सहखंड लिखना बता देता हूं। लिख लीजिए। अब देखिए कैसे हम लिखेंगे। मान लीजिए कि हमें अब किसी सारणी का सहखंड लिखना है, तो मैं तो इस बात को पहले ही बताया कि किसी दिए हुए सारणी के किसी एक अवयव यानी किसी भी अवयव का हम उपसारणिक या सहखंड लिखते हैं। तो इसके लिए मान लिया हमने कि एक हमने डिटर्मिनेंट्स ए लिया, वही हम एग्जाम्पल ले रहे हैं जो अभी आपने यहाँ देखा। चलिए हम इसको ऐसे लिख दे रहे हैं, A11, A12, A13, ठीक है, एक सारणी हमने लिखा। फिर इसी के बाद A21, A22, A23, यहाँ देखिए। इसके बाद A31, A33, A32 और A33। यहाँ पर कहने का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का यह अवयव है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये हमने लिखा। इस तरह से यह सभी अवयवों को हमने लिखा है। अब हम ये देख चुके हैं कि अगर A11 ये अवयव है तो इस अवयव का उपसारणी क्या होगा भाई, इस अवयव का उपसारणिक। उपसारणिक क्या मिला हमें, तो इसका उपसारणिक हम ऐसे लिखते हैं, एक सारणी बनाते हैं और इसके पंक्ति और इसके कॉलम को छोड़ देते हैं, जो बचता है उसको लिख देते हैं। तो A22, A23 और फिर A32 और A33, ये हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, इसको थोड़ा मैं, ये हमने लिखा A22, अब A23 और A33, ये हमने एक सारणी को लिखा। अब जरा देखिए, अब इसी अवयव का उपसारणिक आपने ये लिखा। अब इसी अवयव का A11 का हम सहखंड लिखते हैं, सहखंड। तो सहखंड क्या होगा, देखिए सहखंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि उचित चिन्ह सहित इसका उपसारणिक लिखते हैं। अब उचित चिन्ह सहित क्या होता है, उचित चिन्ह का मतलब हुआ कि -1 का पावर R प्लस C यानी रो प्लस कॉलम, और तब इंटू क्या होगा इसका उपसारणिक, इसका उपसारणिक। तो यहां पर उचित चिन्ह सहित दिए गए, मान लीजिए ये अवयव है A11 का सहखंड लिखना है, तो A11 का सहखंड लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इस ये जो अवयव है इसका जो है हम क्या करेंगे, उपसारणी तो लिखेंगे ही, लेकिन उसके पहले एक चिन्ह आएगा, और ये चिन्ह क्या है, -1 का पावर R प्लस C, जो कि यह कहता है कि उचित चिन्ह सहित इसका उपसारणी। तो उचित चिन्ह का मतलब देखिए क्या है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम क्या, यहाँ पर इसका उपसारणिक पहले लिख देते हैं हम। तो यही है क्या, A22, A23 और A32 और A33। अब इसको एक स्टेप और बढ़ा देते हैं हम, तो यह हो गया -1 का पावर क्या हो जाएगा, देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 + 1, और इसका उपसारणिक जो है वो लिख दीजिए ऐसे A22, A23 और A32 और फिर A33। तो यहाँ 1 + 1 क्या हो गया, 2, और -1 का पावर 2, यानी ये हो जाएगा +1, और जब +1 का गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा। मतलब मेरे कहने का मतलब ये चिन्ह सहित होता है। ठीक है, ये ऐसे लिख देंगे। इसी तरह से मान लीजिए हम इसका लिख रहे हैं A12 यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का आप पहले उपसारणिक लिखते हैं, तो इसका उपसारणिक क्या होगा भाई, इसका उपसारणिक, तो इसका उपसारणिक अभी आपने देखा कि इसके पंक्ति और इसके कॉलम को छोड़ दीजिए, इसके पंक्ति और इसके कॉलम को जब छोड़ेंगे तो A21 और फिर A23 आएगा, फिर A31 और A33 आएगा।
अब इसी अवयव का हम क्या लिख रहे हैं, सहखंड लिख रहे हैं। A12 का सहखंड कोफैक्टर, तो उचित चिन्ह सहित यानी -1 का पावर R+C होगा और इस इंटू क्या होगा, इसका उपसारणिक, इसका तो इसका उपसारणिक ऊपर दिया ही है, देखिए क्या है भाई, A21 और A23, फिर A31 और A33। इसको थोड़ा आप चाहें तो प्रसार कर सकते हैं। R+C का मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट रो, देखिए ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं -1 का पावर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इंटू ये सारणिक लिख दीजिए A21 A23 A31 A33। अब यहाँ पर थोड़ा और सॉल्व कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या हुआ, 1 + 2 का मतलब हुआ 3, यानी -1 का पावर 3 यानी -1 होगा, और -1 का इसमें गुणा करेंगे तो ये सारणी के मान में क्या होगा, माइनस हो जाए, तो माइनस इंटू क्या हो जाएगा, ये A21 A23 और A31 और A33। तो इस प्रकार आप किसी भी दिए गए अवयव का उपसारणिक और सहखंड लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जो मैंने बताया वो एक नियम के थ्रू बताया है, और इसमें उस नियम के थ्रू आप काम करते हैं तो कोई गलत नहीं होगा। मतलब कहने का, अगर मान लीजिए इसको आप निकालना चाहते हैं चाहे इसको निकालना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, इसका उपसारणिक लिखना हो तो इसके पंक्ति और कॉलम को छोड़ दीजिए, और जो बचा हुआ अवयव है उसको डिटरमिनेंट्स में लिख दीजिए, ये इसका उपसारणिक हो जाएगा। अगर इसका सहखंड लिखना है तो इस सारणी को ही लिखेंगे, उपसारणिक ही लिखेंगे, लेकिन उचित चिन्ह सहित। मतलब ये देखिए थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर थर्ड प्लस थर्ड यानी 3 + 3 6 होगा, तो 6 का मतलब 1 का पावर 6 -1 का पावर 6 यानी +1 हो जाएगा, तो यहाँ पर +1 का ये जो सारणिक होगा वहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो आप कर सकते हैं इतना। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, हम अगले वीडियो में इसके आगे की चीज़ों को बताएंगे। धन्यवाद।